नमस्कार, आप सभी का इस खास शो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। वर्ल्ड अर्थ डे, जी हाँ, पृथ्वी को बचाने की एक मुहिम जिसके जरिए कोशिश है कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी खूबसूरत पृथ्वी हम दे सकें। और पृथ्वी को लेकर जितनी भी तरह की अभी हार्मफुल चीजें चल रही हैं, जितनी भी तरह के अभी पृथ्वी माना जा रहा है कि जो पृथ्वी को बचाने के लिए जितनी कोशिशें की जा रही हैं, अगर वो नहीं जारी रखी गई तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। और यूनिसेफ इसे लेकर बहुत ज्यादा सजग है, वो तमाम देशों के साथ मिलकर काम कर रही है। और इस बार वर्ल्ड अर्थ डे की थीम की बात करें तो वो है इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस शो के जरिए आपको इसके बारे में तफसील से बता सकें। वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है कि बच्चों और युवाओं को इससे जोड़ा जाए, और क्यों जरूरत है हमारी पृथ्वी को बचाने की, क्या हो रहा है ऐसा, इन सब पर हम करेंगे बातचीत। इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं यूसुफ कबीर जी, जो कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम चर्चा करके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ जी। शुक्रिया रचना जी। पहला बात है यूनिसेफ को आमंत्रण करने के लिए। और हम लोग आज बहुत ही एक संदिग्ध मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे। इस बार का जैसे आपने कहा कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, मतलब हम लोग कुछ निवेश करने का बात कर रहे हैं। किस चीज का निवेश करने का बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, बहुत मतलब कम से कम 100 साल पहले। अगर मैं उसको पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ, उसके बाद हिंदी में मैं उसका रूपांतर करता हूँ। एंड आई कोट, द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेस फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। द अर्थ, द एयर, द लैंड एंड द वाटर are not an inheritance from our forefathers, but on loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. मतलब अगर देखा जाए, एक बहुत सही बात उन्होंने कहा था कम से कम 100 साल से भी पहले, कि ये जो पृथ्वी है, ये हमारे जो आगे का पीढ़ी है उनसे हम लोग ने लोन में लिया है। तो मतलब हमको जो भी कुछ करना है आगे का पीढ़ी को सोच के करना है। तो इन्होंने ये शायद 1910 में ये बात कही थी। तो ये बात नहीं है कि हम लोग, तो अभी भारत सरकार ने, जैसे अभी हम लोग का COP26 हुआ था जहाँ पे काफी सारे देश आए हुए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहां पे जाके एक बहुत ही सही कहा कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब शून्य, मतलब कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। और कार्बन एमिशन मतलब नहीं होगा तो हमारे प्रदूषण का जो आपका गति है वो कम हो जाएगा। जो हम लोग काफी बोलते हैं ना, गर्मी ज्यादा हो रहा है, कभी भी बारिश हो रहा है, वो सारे चीज को हम लोग संभाल पाएंगे। लेकिन ये तो 2070 का बात है। आज हम लोग 2022 में हैं। अभी भी कम से कम 48 साल का बात है, 38 साल। हाँ, तो जो वर्ल्ड अर्थ डे में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो है कि हम लोग आगे वाले पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज बहुत निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग पिछले 10 या 15 साल देखे भारतवर्ष में जो भी होता है, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मुंबई में जो हमारा अरेबियन जो सागर है, उसमें पहले कभी ऐसा तूफान होता नहीं था, जो लोग मुंबई में रह चुके। लेकिन पिछले 3-4 साल में बहुत तूफान हुआ। जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना, बंगाल के खाड़ी में सबसे ज्यादा तूफान होता है, वैसे अरेबियन सी में भी बहुत सारा तूफान हुआ। तो ये जो वातावरण है, वातावरण बहुत चेंज हो रहा है, परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है। पहले अभी आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल से ओला बहुत गिर रहे हैं, उसमें खेती बाड़ी का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो सारा चीज चल रहा है, वो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, शाश्वत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगर शाश्वत विकास का बात करते हैं तो किसके लिए शाश्वत विकास? जो आगे वाले पीढ़ी के लिए शाश्वत विकास। तो यूनिसेफ का जो एक नजरिया है कि जो आगे आने वाले जो पीढ़ी है, जो युवा समाज है, जो बच्चे हैं, उसको कैसे हम लोग ये पूरा मुहिम में जोड़ सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि भारत, एक अंग्रेजी में कहावत है, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। भारत सबसे यंग मतलब युवा नेशन है, देश है, क्योंकि भारत में 40 से 45% लोग, परसेंटेज जो हमारे प्रतिशत लोग भारत में 30 साल से नीचे है, युवा है। तो एक युवा देश है। तो युवा का ये पूरा पर्यावरण को लेके ये सारे जो चर्चा होते हैं, उसमें युवा का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेके यूनिसेफ काम कर रहे हैं सरकार के साथ। हम लोग युवा पीढ़ी को सामने लाना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा युवा पीढ़ी को सामने लाने के लिए कि युवा पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में कितना पता है। पर उनको पता होने का जरूरत बहुत इसीलिए है कि युवा पीढ़ी जब तक पॉलिसी में सरकार के साथ एक साथ बात नहीं करेंगे, तब हम लोग कैसे सोच पाएंगे कि उन लोग को कैसे दुनिया चाहिए। कभी हम लोगों ने क्या किसी एक स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को पूछा है कि बेटा बेटी 10 या 15 साल बाद तुम भारतवर्ष को कैसा देखना चाहते हो, पृथ्वी को कैसा देखना चाहते हो? तो इसमें एक बहुत बड़ा चीज है रचना जी की यूनिसेफ का एक कोशिश है कि युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार के साथ यूनिसेफ और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और अखिल भारतीय स्थानिक संस्था ने मिलके हम लोगों ने पहले से 8वीं कक्षा के लिए एक पर्यावरण और प्रदूषण के लिए करिकुलम तैयार किया स्कूल का। और ये अभी हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको आगे लेके जाने वाले हैं कि स्कूल में पहले से 8वीं कक्षा तक अगर पर्यावरण और प्रदूषण को लेके हम लोग बच्चों को पहले दिन से सिखा सकते हैं क्या नहीं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब खेलते खेलते सीखो। तो और वो भी सीखना क्या है जो आसपास में जो देख रहे हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, प्लास्टिक के साथ कैसे रह सकते हैं। अब प्लास्टिक बोलने से हम लोग डर जाते हैं ना, मतलब प्लास्टिक का मतलब ये है, लेकिन मैं प्लास्टिक को अलग तरीके से देखता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ प्लास्टिक हमारा दोस्त है क्या दुश्मन है। ये चीज सुन बहुत थोड़ा ध्यान से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा थॉट हमारा है कि अभी देखिए दुनिया ऐसा है कि प्लास्टिक के बिना हम लोग रह नहीं सकते, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव उतना कॉस्ट इफेक्टिव, उतना कम पैसे में कोई आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, सिंगल यूज जो प्लास्टिक एक ही बार इस्तेमाल करते हैं उसको बैन करना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग प्लास्टिक को दोस्त बना के उसके साथ रह सकते हैं क्या? उसी प्लास्टिक को साथ कैसे काम कर सकते हैं हम लोग? आप लोगों को पता होगा ना चाहिए, ये हमेशा मैं जगह कोट करता हूँ, इंडिया टीम का जो जर्सी है, क्रिकेट टीम का जो जर्सी है, वो रिसाइकिल प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सारी चीज के लिए हो सकता है। तो प्लास्टिक दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? और दुश्मन मतलब क्या होता है हमको पता है, दोस्त हो तो प्लास्टिक के साथ भाईचारा करके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो यूनिसेफ का ये बहुत कोशिश है कि प्लास्टिक को डंपिंग ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। प्लास्टिक से हम लोग क्या कुछ रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक से आजकल बेंच बन रहा है, प्लास्टिक से डस्टबिन बैग बन रहा है, प्लास्टिक से इवन आपका क्या बोलते हैं वॉश बेसिन भी बन रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि डंपिंग ग्राउंड या लैंडफिल का बात ही ना रहे, प्लास्टिक वहां तक पहुंचे ही नहीं, प्लास्टिक हमारे आसपास ही घूमते रहे। और प्लास्टिक क्या हो रहा है कि एक फॉर्म से और एक फॉर्म में जा रहे हैं। प्लास्टिक का जो बिट्स है उसको लेके रास्ता तैयार हो रहा है, प्लास्टिक का जो बिट्स है उससे लेके कुछ कुछ जगह टरबाइन चल रहा है। तो हमारा हमेशा कोशिश है कि कुछ चीज को लेके आप कैसे रह सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, जहां पे बारिश नहीं हो रहा है वहां पे वैसे आपको जीना पड़ेगा ना, कम पानी में। बारिश तो आप ला नहीं सकते हो, अंग्रेजी में कहावत है रेजिलियंस बोलते हैं उसको, मतलब उसके साथ कैसे जीना है। तो
अगर हमारे आसपास में इतना प्लास्टिक का चीज इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेके कैसे जीना है? जैसे मेरा मेरा मैं जो चेयर में बैठा हूँ वो भी प्लास्टिक है, आपका सामने का लैपटॉप भी जो रखा हुआ है वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। तो इसका मतलब है प्लास्टिक मतलब हमेशा गलत नहीं है, हमेशा बुरा नहीं है। उसको किस नजरिया से हम लोग देख रहे हैं, उसको लेके हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को दुश्मन समझते हैं और घर के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो घूम फिर के घर पे ही आ जाता है। अगर मुंबई में आप बारिश के समय आओगे समुंदर के पास में, हम लोग समुंदर में जितना कचरा फेंकते हैं, समुंदर वो मुंबई में फिर से वापस दे देते हैं। नेचर का यही चीज है, नेचर गंदगी लेना नहीं चाहता, हमको वापस दे देते हैं। तो प्लास्टिक को हम लोग फेंक के समझ लिया घर से, अरे मेरे मतलब आउट फ्रॉम द साइट मतलब आउट फ्रॉम द माइंड। ऐसा बात नहीं है। प्लास्टिक के साथ कैसे जीना है, प्लास्टिक के साथ कैसे रहना है, और ये बच्चों को बहुत पहले से मतलब समझाना बहुत जरूरत है। यूनिसेफ ने अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, संस्था के साथ, जो हम लोग स्कूल में प्लास्टिक बैंक तैयार कर रहे हैं। बच्चे प्लास्टिक कलेक्ट करके लाएंगे, प्लास्टिक बैंक तैयार हो रहा है, और वो प्लास्टिक से हम लोग रिसाइकिल करके उसी स्कूल को हम लोग बेंचेस दे रहे हैं। तो इसमें क्या फायदा है, स्कूल भी प्लास्टिक कलेक्ट कर रहा है, बच्चे भी हो रहा है, और बच्चों को उसके लिए पॉइंट मिलता है। मतलब अगर इतना प्लास्टिक कलेक्ट किया तो इतना पॉइंट मिला, इसका प्लास्टिक कलेक्ट किया तो इतना पॉइंट मिला। कुछ कुछ संस्था तो ऐसा कर रहे हैं कि प्लास्टिक के पॉइंट के साथ वो लोग, वो जो हमारे जो आजकल जो ऑनलाइन जो कुछ फूड डिलीवरी है कुछ है, उसके साथ पॉइंट को कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, आपका इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं प्लास्टिक के साथ रहने के लिए। तो छोटा सा ही 2-3 उदाहरण था, मैंने आपके सामने रखा। तो एक चीज है कि आपको हमेशा, मैं अंग्रेजी में कहा करते, यू हैव टू बी क्लाइमेट कॉन्शियस। मतलब पर्यावरण को लेकर आपको कॉन्शियस होना चाहिए। यू शुड नॉट सफर फ्रॉम क्लाइमेट एंजाइटी। मतलब इसको लेके डरना नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है उसको हमको फेस करना चाहिए और उसको लेके हमको रहना चाहिए। हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोक सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं सकते हम लोग, लेकिन जो गति है वो गति को हम लोग कम कर सकते हैं। एक छोटा सा और एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने आइस एज सुना होगा जी। तब तो कोई इंडस्ट्री नहीं था, तब तो गर्म नहीं, तो आइस एज क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है। जिस तरीके से धरती का तापमान बढ़ना चाहिए, जो 10 साल में बढ़ता था, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो 1 साल में बढ़ रहा है। जो बारिश, जो समझ लीजिए हर 10 साल में एक बार सूखा आता था, अभी हर 2-3 साल में एक बार सूखा आ रहा है। अगर पहले 3-4 साल में, 5 साल में एक कोई तूफान आता था, अभी हर साल 2 या 3 तूफान आ रहा है। तो मतलब क्या है कि जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, वो बहुत ज्यादा हो गया है। तूफान हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों ने 1970 का बिहार का आपका सूखा भी देखा है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आने का जो ये है सूखा, जैसे महाराष्ट्र में या भारत में आपको देखने को मिलेगा कि एक जगह सूखा है तो एक जगह बारिश है, एक जगह बारिश है तो एक जगह फ्लड है, एक जगह फ्लड है तो एक जगह तूफान है, और एक जगह। तो क्या हो रहा है कि सारा जो क्लाइमेट के साथ जो एक्सट्रीम इवेंट्स है, सारा चीज एक साथ हो रहा है। महाराष्ट्र में एक गांव में टैंकर से पानी जा रहा है, उसी में दूसरे जिले में एक गांव पूरा बारिश से बह जा रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चयता है, ये बहुत खतरनाक है, और इसी को लेके हमको आगे जाना है। और बच्चों को ये समझना बहुत जरूरत है, और युवा पीढ़ी को इसको समझना बहुत जरूरत है। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, खास तौर पर प्लास्टिक को लेकर, और जो एक लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, उसे लेकर भी मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में थे उसके जवाब आपने दे दिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ यूसुफ जी, वो कौन से 2-3-4 ऐसे काम हैं जो हर किसी को करना चाहिए ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सके, उसे खूबसूरत रख सके? ये बहुत अच्छी सवाल है रचना जी। मुझे लगता है कि पहले ऐसा था, पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग सोचते थे कि बहुत बड़े स्तर पे कुछ करना चाहिए, मैं एक व्यक्तिगत रूप में क्या कर सकता हूँ।
लेकिन अभी जो आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आया है उसमें एक चीज साफ लिखा है कि आप भी अपने स्थानिक स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि कार्बन फुटप्रिंट, मतलब आप कितना, आपके लिए कितना कार्बन एमिशन हो रहा है आपके आपके व्यवहार के लिए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, तो जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत ही छोटा सा उदाहरण। सब लोग बोलते पेड़ लगाइए, ठीक है, वो तो सभी लोग बोलते पेड़ लगाइए, लेकिन जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि कोविड के समय 2 साल में काफी लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे पंछी, ऐसे ऐसे हमको प्राणी दिखाई दिया जो पहले दिखाई नहीं देता था, क्योंकि प्रदूषण कम हो गया था, वो सामने आ रहा था, दिखाई दे रहा था। तो लेकिन अभी क्या हुआ, अभी इकोनॉमिक का फिर से चालू हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक चीज हम लोग हमेशा कर सकते हैं क्लाइमेट को लेके, ये सारी चीज को लेके, कि मैं अर्बन इंडिया का थोड़ा बहुत उदाहरण आपको देता हूँ। अर्बन जो हम लोग इंडिया का, फिर हम लोग गांव में बात करेंगे। ये जो एयर कंडीशनिंग हम लोग का बात करते हैं ना, एसी चलाते हैं घर पे, सब कुछ करते हैं, तो एक चीज बहुत निकल के आ रहा है कि एयर कंडीशनिंग आप 24 डिग्री में चलाइए, उसको स्लीप मोड में रखिए। पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, आप लोग पानी स्टोर करके बकेट से लेंगे या कैसे लेंगे। लेकिन 2-3 मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूँ बहुत क्रूशियल है, जिसमें यूनिसेफ बहुत समय से काम कर रहा है, कि बच्चों का जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाई के ऊपर जो है, उसमें हम लोग किस तरीके से पर्यावरण को और प्रदूषण को कैसे उनके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। और एक चीज निकल के आ रहा है कि ग्रीन जॉब्स। हम लोग पहले पर्यावरण और प्रदूषण के लिए पढ़ाई कोई करता है, पहले कभी सुना नहीं था। मैं जब पढ़ाई किया था 1997 में पर्यावरण को लेकर, तो लोग मुझे पूछते थे कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, वो क्या कोर्स है। तो अभी ये जो ग्रीन जॉब्स है, ये बहुत निकल के आ रहे हैं, मतलब पर्यावरण के ऊपर काफी सारे काम करने का मौका मिल रहा है। और लोगों के दिमाग में था कि ये सब पढ़ने के लिए आपको साइंस पढ़ना चाहिए, फिजिक्स पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री, ऐसा कोई बात नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से आइए, आप पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइंटिस्ट होने का जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको इंजीनियर होने का जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको डॉक्टर होने का जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पे काम कर सकते हो। तो ये जो अवेयरनेस है, ये लोगों के अंदर इसको ले जाने का बहुत जरूरत है। और एक चीज है कि हम अपने बच्चों को भी थोड़ा इसके ऊपर बात करें। हम लोग स्कूल के टीचर्स को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि पेड़ तो पौधे तो लगाना बहुत इजी है, पेड़ पौधे आपने लगा दिया, लेकिन वो पेड़ पौधे लगाने के बाद वो पेड़ पौधे कितना जिंदा है, कितना मर गया है, कोई कोई देखता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा बात है कि पेड़ पौधे लगाने के अलावा भी बहुत सारा काम है जिसके साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। एक सबसे बड़ा बात है कि ये जो प्लास्टिक का मैंने बात किया कि पर्यावरण को साथ प्रदूषण जुड़ा हुआ है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के साथ हमारे जो जीवन का जो क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल है, उसको कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने देखा कि आदिवासी जो क्षेत्र है इंडिया, भारत में आदिवासी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा जंगल के साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता है किस तरीके से जंगल के साथ रहना है। लेकिन यही चीज हमको शहर में बच्चों को कहीं पे एक फॉरेस्ट में ले जाके या पार्क में ले जाके, यहाँ पे ले जाके समझाना पड़ता है। तो ये जो गांव का बच्चों के साथ शहर का जो बच्चे हैं, उनका एक मिलना बहुत जरूरत है। हम लोग का अंग्रेजी में बोलते हैं ना कि साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ नॉर्थ कोऑपरेशन। तो जो अर्बन और रूरल इंडिया है, उसका मिश्रण होना बहुत जरूरत है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि गांव में अभी भी जिस तरीके से लोग पर्यावरण के ऊपर ध्यान रखते हैं, शहर में बहुत ही मुश्किल है, और रखते भी नहीं है काफी समय पे। मैं एक छोटा सा कोविड का आपको उदाहरण देता हूँ। अगर देखा जाए इंडिया जिस तरीके से गांव में कोविड को जिस तरीके से इन लोगों ने, इंडिया ने किया है, शहर में हम लोगों ने उस तरीके से कोविड को नहीं कर पाए। क्योंकि आबादी इतना ज्यादा है शहर में, इतना लोग, तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत मुश्किल था। लेकिन वही गांव ने करके दिखाया कि कोविड को किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं।
और एक चीज है बहुत है कि हम लोग पानी का बहुत ये करते हैं, क्या बोलते हैं, अम, अभी भारत सरकार बहुत सारे योजना लेके आ रहे हैं, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, अमृत 2.0। इसका मतलब है गांव गांव में, घर घर में बहुत ज्यादा पानी पाइप के साथ मिलने वाला है, नल के साथ। आपका हर घर नल से जल। तो हमको उसके साथ हर घर नल से जल के साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, नल से जल का मतलब ये नहीं कि नल को खुला रख के पानी को बाहर जाने दो। तो हमारा ऊपर भी तो, इसको अंग्रेजी में कहा था कि स्टीवर्डशिप, तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत जो हम लोग का विकास का जो गोल है, उसमें एक गोल है 12, गोल नंबर 12, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मतलब हम लोग कितना ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग कितना ज्यादा घन कचरा अपने घर से निकाल रहे हैं। तो ये गोल को ध्यान रखना बहुत जरूरत है। हम लोग क्या इस तरीके का हमारा जीवन शैली है जिसमें हमारा ऊर्जा बहुत ज्यादा लग रहा है। तो अभी क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जितना सब्सिडी देते हैं उतना पानी हम लोग जमीन से ऊपर उठाते हैं, जमीन का पानी का स्तर उतना कम हो जा रहा है। जमीन का पानी को लेके मैं बहुत उदाहरण देता हूँ। इंडिया ऐसा देश है, भारतवर्ष ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन का नीचे का पानी खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। 80%, 80% पानी, जमीन का पानी हम लोग पीने के लिए और खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जमीन का पानी क्या है? जमीन का नीचे का पानी अगर हम लोग थोड़ा वो डेबिट क्रेडिट में बात करें, ये कभी कभी लगता है आपको फिक्स डिपॉजिट। हम लोग अपना फिक्स डिपॉजिट को तोड़ रहे हैं, हम लोग फिक्स डिपॉजिट को तोड़ रहे हैं। जो जमीन का पानी हम लोग फिक्स डिपॉजिट क्यों रखते हैं? कोई इमरजेंसी के लिए रखते हैं, बेटे या बेटी का पढ़ाई के लिए रखते हैं, बेटा बेटी का शादी के लिए रखते हैं। तो जमीन के नीचे का पानी भी ऐसा ही फिक्स डिपॉजिट है जो बहुत सालों से बना हुआ है पानी। उसी पानी को हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट को करंट अकाउंट में बना दिया। पानी खींचते ही जा रहे, खींचते ही जा रहे, खींचते ही जा रहे। और पानी खींचने से क्या हो रहा है? कुछ कुछ जगह आर्सेनिक दिखाई दे रहा है, आपने सुना होगा, फ्लोराइड दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ जगह पंजाब में तो मैंने सुना है कि वहां पे आपका कुछ कार्सिनोजेनिक और भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो लोगों के अंदर जो, अब मुझे जो लगता है रचना जी कि हमको ना अभी काफी, जैसे आपने कहा ना, हम लोग कुछ कुछ लोग तो हम लोग डरे हुए हैं क्लाइमेट को लेके, और कुछ कुछ हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमको पता नहीं है कि हम लोग स्थानिक स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस जनरेशन का बात होता है ना, अवेयरनेस को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर हम लोग न्यूज़पेपर को देखते हैं, कोई भी मीडिया चैनल को भी देखते हैं, प्रदूषण को लेके पिछले 10 साल पे जितना लिखा जाता था अभी बहुत ज्यादा लिखा जाता है। अभी एडिटोरियल में प्रदूषण को लेके लिखा जाता है। तो धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण भी एक मीडिया का विषय हो गया है, लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे काफी सारे मीडिया एक्सपर्ट इसको कवर कर रहे हैं, तो लोग इसको चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है चर्चा जारी रहना चाहिए, सबसे बड़ा बात है। स्वच्छ भारत मिशन का जो बात था, कभी ने किसने सोचा था कि माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किला से टॉयलेट को लेके बात करेंगे? किसी ने सोचा था कि टॉयलेट को लेके एक मूवी बन सकता है? किसी ने सोचा था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेके, मासिक को लेके मूवी बन सकता है? तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा बहुत जरूरत है। और ये चर्चा सिर्फ साइंटिस्ट को नहीं करना है, ये चर्चा सबको करना है। और मैं आपको बताता हूँ रचना जी, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है क्लाइमेट को लेके, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग ने देखा कोविड के समय कितना सारे लोग एक्सपर्ट कमेंट्स देते थे, लेकिन जो होना था हुआ। तो क्लाइमेट को लेके भी एक्सपर्ट बोलना बहुत मुश्किल है। मैं जितना आपको सिखा सकता हूँ पर्यावरण को लेके, आप भी मुझे उतना ही सिखा सकते हो। ये अगर हमारे दिमाग में रहे कि मैं मेरा बेटा और बेटी से भी सीख सकता हूँ, ये बहुत जरूरत है। तो ये चर्चा बहुत जरूरत है। अब वो चर्चा आप जैसे भी कीजिए।
तो ये डिस्कशन होता रहना चाहिए क्लाइमेट को लेके। और डिस्कशन होते होते ही क्या होता है कि हम लोग बोलते कि हाँ इसको लेके अभी लोग सोच रहे हैं। पहले हम लोग जैसे स्वच्छ भारत मिशन का मैं बात फिर से देता हूँ, क्योंकि ये मेरे जन आंदोलन में सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वच्छ भारत मिशन को देखता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी टॉयलेट के साथ खड़े होकर फोटो खींचूंगा। मैं किसके साथ फोटो खींचता था? ताजमहल के साथ फोटो खींचता हूँ, किसी मकबरा के साथ, मंदिर के साथ, मस्जिद के साथ फोटो खींचता हूँ। लेकिन अभी लोग टॉयलेट के साथ भी फोटो खींच रहे हैं। मतलब टॉयलेट का मतलब गंदगी नहीं है। इसी तरीके से पर्यावरण को लेकर डरना नहीं है। हाँ, एक चिंता का कारण है, लेकिन डर के बैठ जाना कोई मतलब नहीं है। प्लास्टिक को देख के अछूत नहीं है। प्लास्टिक का बहुत काम है। प्लास्टिक का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन वो प्लास्टिक को लेके कैसे काम कर सकते हैं हम लोग? प्लास्टिक को कैसे हमारा अपना दोस्त बना सकते हैं? पानी, जो पानी गंदा पानी निकल जा रहा है, गंदा पानी को कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं? जैसे महाराष्ट्र मुंबई में मीठी नदी है, आपने देखा होगा। मीठी नदी अभी नाला बन गया, लेकिन उसमें बॉम्बे डक करके मछली पहले मिलता था, अभी वो मछली मिलता नहीं है। यमुना, दिल्ली का यमुना देखिए। तो नदी को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं? और उसमें सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हमारा सबका काम है। ये जो आजकल हम लोग बीच क्लीनिंग करते हैं ना, जुहू का, चौपाटी का बीच क्लीनिंग करते हैं, लेकिन कोई पूछता है क्या बीच क्लीनिंग करने के बाद तो प्लास्टिक कहाँ पे जा रहा है? वो प्लास्टिक का क्या हो रहा है? अगर वो बीच क्लीन करके प्लास्टिक को हम लोग लैंडफिल में डाल देते हैं और उसको जला देते हैं, वही उसका नुकसान हुआ। तो प्लास्टिक से हम लोग क्या दूसरा कुछ चीज तैयार कर सकते हैं क्या? ये जो इंडिविजुअल कारपूलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। अभी एयर पोल्यूशन के हिसाब से कम भारतवर्ष में एक डेटा है 2019 का WHO का, 1,60,000 बच्चों का डेथ हुआ एयर पोल्यूशन के हिसाब से, वायु प्रदूषण के हिसाब से, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण के हिसाब से। और अब दिल्ली में खुद आप लोग देखते हो कि वायु प्रदूषण का कितना सारा चीज है। महाराष्ट्र में भी काफी सारा है। तो वायु प्रदूषण को लेकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? काफी सरकार ने काफी काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार के साथ साथ आम नागरिक का जरूरत भी, आम नागरिक का जिम्मेदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखने पड़ेगा कि हम लोग सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर वो बोलते हैं ना, इफ इट्स ए हाफ ऑफ द पीनट्स बट इट्स ए गोल्डन पीनट्स, मतलब आप अपना ये मत देखिए कि कितना योगदान कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। अगर आप एक लोगों को समझाते हैं तो वही काफी है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनने का जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको पर्यावरण को लेके पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। हाँ, ऑल यू नीड इज कॉमन सेंस। ठीक है। यूसुफ जी, अभी आपने बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी युवाओं की, बच्चों की। सरकारी नीतियों पर जरा आ जाते हैं हम। और सरकार जितनी योजनाएं बनाती है, जितनी नीतियां बनाती है, अर्थ को खूबसूरत रखने के लिए, अर्थ को ठीक रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं बहुत महसूस करती हूँ कि जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, इनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो सरकारी नीतियों के द्वारा अपने अर्थ को बचाने में बच्चे और युवाओं का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है रचना जी, और इसको लेके हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग आगे वाले पीढ़ी को लेके सोच रहे हैं क्लाइमेट को, तो आगे वाले पीढ़ी का सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें कितना भागीदारी है, पार्टिसिपेशन कितना है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमको और भी काम करने का जरूरत है। सरकार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सरकार कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे हमारे काफी सारे योजना चलते हैं, तो इस योजना में बच्चों का, युवा पीढ़ी का जो सोच है वो और भी सही तरीके से आना चाहिए सामने। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। हमारे NYK, NSK है ना, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू, इनके जो बच्चे हैं, ये बहुत ही मोटिवेटेड बच्चे हैं, 18 से 24 साल के अंदर आते हैं। और हमारे जो
यूथ का जो डेफिनेशन है भारत सरकार का 29 साल तक रहता है, 29 ईयर्स, नॉट 18, 29 ईयर्स तक का यूथ का डेफिनेशन है, यूथ पॉलिसी जो है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ कुछ स्कूल में इको क्लब बना हुआ था, आपको पता होगा, तो मुझे लगता है कि ये सारे चीज को ना हमको योजना के साथ जोड़ने का बहुत जरूरत है, और बच्चों का एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो सरकार के साथ, जो हमारा लेजिस्लेचर्स है उनके साथ बात कर सके। हम लोग चाइल्ड पार्लियामेंटेरियन इस शब्द को बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा पार्लियामेंट सोच सकते हैं कि एक दिन हमारे पार्लियामेंट में जिसमें बच्चे हैं, बच्चे वो पार्लियामेंट को लीड करेंगे, और हमारे जो माननीय मंत्री हैं वो बच्चे से सुनेंगे कि बच्चे चाहते क्या है। तो हम लोग ऐसा क्यों ना सोचे कि एक दिन ऐसा हो कि हम लोग एक पर्यावरण के लेके एक दिन का पार्लियामेंट करें दिल्ली में, जहाँ पे पूरा जो पढ़े लिखे जो समझदार बच्चे हैं, इन्फॉर्म्ड जो है, वो आके अपना सोच, वो लोग जो काम कर रहे हैं सबके सामने उसको रखे। युवा के लेके बहुत सारे स्कीम्स है, योजनाएं हैं, लेकिन हर स्कीम्स युवा का स्किलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, स्किलिंग। और भारत अभी जो पिछले 5 से 10 साल में भारत सरकार स्किलिंग को लेके बहुत इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग मेड इन इंडिया बोल रहे हैं, अभी हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है। तो एनवायरनमेंट, प्रदूषण भी क्या स्किलिंग का हिस्सा हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग उसको भी स्किलिंग में डाल सकते हैं। स्किलिंग मतलब नॉट ओनली आईटी या मीडिया, तो एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो बिकम ए सब्जेक्ट फॉर स्किलिंग। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार बहुत अच्छे तरीके से इनको स्किलिंग के साथ, ग्रीन जॉब्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं। बच्चों से सुनना चाहिए। ये जो स्कूल में जो इको क्लब्स था, काफी जगह इको क्लब्स अभी बंद हो गया है, उसको इको क्लब्स को हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं स्कूल में। एनसीसी या एनवाईके, एनएस, जो जो जितने भी जो यूथ के जो स्कीम्स है, उसमें हम लोग किस तरीके से पर्यावरण को ला सकते हैं। और हमारे जो एजुकेशन जो सिस्टम है 11-12 में, एनवायरमेंटल साइंस जो है वो अभी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसा देखा जाता है। दिस इज नॉट ए उसको उसको सिर्फ आपको पास करना है, वो आपका एडिशन होता नहीं है। तो क्या हम लोग एनवायरमेंटल करिकुलम को एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे गणित हो, जैसे आपका हिंदी हो, जैसे अंग्रेजी हो, उस तरीके से पर्यावरण को भी एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, तभी उसके ऊपर इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, और तभी और भी बच्चे ये सारे क्षेत्र में काम करने के लिए आएंगे। उनको अभी क्या लग रहा है, पर्यावरण तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, और आपको पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब इट बिकम्स नो एक्टिविटी। तो ये सारे चीज बहुत जरूरत है उसके साथ जोड़ने का। सरकार कोशिश कर रहे हैं, हर स्टेट में, हर राज्य में एक स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान बना है। महाराष्ट्र ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चालू किया है, माझी वसुंधरा। तो माझी वसुंधरा मतलब माई अर्थ, माझी मतलब माई अर्थ। तो उसमें एक यूथ के लिए अलग से उन्होंने एक वर्टिकल तैयार किया है कि यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे आ सकता है। बट यूथ का पार्टिसिपेशन मतलब सिर्फ भागीदारी दिखाने के लिए भागीदारी नहीं है, युवा पीढ़ी का जो वॉइस है वो फेल्ट हो, वो सुनाई दो सरकार को, और वो सुनने के लिए युवा पीढ़ी को भी हमको सही तरीके से उनको समझ देना जरूरत है कि सरकार कैसे काम कर रहे हैं, सरकार का काम करने में क्या क्या कठिनाई है, युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए। नहीं तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये युवा पीढ़ी को अगर हम लोग इन्फॉर्म्ड, हम लोग कहा था ना इन्फॉर्म्ड एक्टिविज्म, अगर युवा को हम लोग इन्फॉर्म्ड एक्टिविज्म कर सिखाते हैं तो बहुत फायदा होगा। एक्टिविज्म का मतलब ये नहीं कि हम लोग धरना दे दिया, सब कुछ कर लिया, हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, सबका जरूरत है, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है, उसमें क्या सरकारी कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो रहा है? जब तक सरकारी कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन ना हो तब तक बहुत मुश्किल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने स्वीडन से ग्रेटा का नाम सुना है, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा। ग्रेटा ने COP26 में कितने सारे मिलियन लोगों को एक साथ जोड़ा, लेकिन उसका फायदा ज्यादा हुआ नहीं। तो हमको क्या, बच्चों को भी लाने के लिए हमको उस तरीके से सोचना चाहिए कि
हमको सरकार के भाषा में बात करना चाहिए, जो सरकार समझ सके, और सरकार को भी बच्चों के भाषा में बात करना चाहिए, जो बच्चे समझ सके। ये जो तालमेल है ना, ये समझना बहुत जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, वो रेल लाइन जैसा होता है ना, रेलवे के जो पटरी है, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे तो कभी मिलेंगे नहीं। तो हमको दोनों को मिलाने का बहुत जरूरत है। और जिसमें लगता है कि आपका जो संस्था है या यूनिसेफ है, ये संस्था काफी अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। चाइल्ड रिपोर्टर, अगर अमर उजाला है चाइल्ड रिपोर्टर, तो चाइल्ड रिपोर्टर क्या पर्यावरण के ऊपर भी हो सकता है? देयर कैन बी चाइल्ड रिपोर्टर फॉर मेनी थिंग्स। फोटोग्राफर, क्या हम लोग बच्चों को लेके कुछ ऐसा एक कंपटीशन कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छे नेचर के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर कंपटीशन। नेचर फोटोग्राफी इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्टिविज्म टू सेव नेचर ना। इतना अच्छे चैनल्स है, नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट। तो बहुत मुद्दा है जो हम लोग, तो हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, हमारे जैसे हमसे बहुत आगे है लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और वो लोग बिना डरे बात कर सके और जो अर्थ से ही बात कर सके, वही हमको करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बातें कही यूसुफ जी आपने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग हैं वो अब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे का मतलब क्या है। और बहुत जरूरत नहीं है बड़े बड़े काम करने की, अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें शुरू कीजिए। जैसा यूसुफ जी ने बताया, आप ज्यादा अपनी पृथ्वी को खूबसूरत बना सकते हैं, बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े काम की जरूरत नहीं है, इन छोटी छोटी कोशिशों से बहुत ज्यादा नतीजे सामने आ सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए यूसुफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।